गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं TIR। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंडिविजुअली तो आ ही जाता है TIR, और इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी। यहाँ पर अभी मैंने एक ही राइट की हुई है, बाकी सारी जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अलग अलग एप्लीकेशंस भी आ जाती है और ये खुद भी टॉपिक आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर होगा TIR, तभी आपको एप्लीकेशंस क्लियर होंगी, ठीक है। तो ध्यान से समझना है ये पूरा टॉपिक, और साथ के साथ इनकी एप्लीकेशंस में हम क्या क्या जो भी थोड़ा बहुत चेंज करते जा रहे हैं वो भी समझते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं इस TIR टॉपिक को। मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और फिर हम देखेंगे क्या इस पर राइट किया हुआ हमने बोर्ड पे। तो यहाँ पर TIR करने के लिए, TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप सोचोगे बच्चों रिफ्लेक्शन करते करते हम रिफ्लेक्शन पे कैसे आ गए हैं। तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना आपने 12th में तो नहीं किया, वो आपके सिलेबस से कट गया, बट आपने 10th में किया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है रिफ्लेक्शन फिनोमिना। सपोज ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, इस रे को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। इसने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, वो एंगल कौन सा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रे टकरा के इस सरफेस से वापस इसी मीडियम में आ गई, और जितने एंगल पर गई थी उतने ही एंगल पर वापस आ गई, और इस रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और इस एंगल को जो इसने नॉर्मल के साथ बनाया, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही फिनोमिना होता था हमारा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला। और रिफ्रैक्शन में क्या होता था, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वापस आ जाएगी। तो TIR का क्या मतलब है, व्हाट इज TIR। वो कह रहा है कि अगर एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है, वो रिफ्रैक्ट हो रही थी अभी तक, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, वो रिफ्रैक्ट होने की बजाय अंदर ही क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इस फिनोमेना को बच्चों, हम TIR, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन होते होते कौन सा फिनोमेना हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो कैसे हो गया इसको हम स्टडी करते हैं बाय डायग्राम। तो इसके लिए कुछ कंडीशन आपको फॉलो करनी है। पहले तो डायग्राम समझने से पहले कंडीशन याद रखनी है क्या, कि जो इंसिडेंट रे है वो कहां से कहां जानी चाहिए, फ्रॉम डेंसर टू रेयर। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, मतलब रेयर टू डेंसर नहीं भेज सकते आप रे, आपको कहां से कहां भेजनी पड़ेगी, डेंसर टू रेयर सेंड करनी पड़ेगी। तो ये आपका डेंसर मीडियम ले लिया हमने, ये वाटर है, ये एयर है, और रे हम यहाँ से भेजे। फर्स्ट केस में हमने रे, सपोज ये अपना कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने ए, यहाँ से हमने रे इंसिडेंट कराई, तो ये इंसिडेंट रे है। ये नॉर्मल से जब इस सरफेस से जब बाहर आएगी तो कैसे आएगी, इसी बिल्कुल सेम एंगल पे आएगी 90 डिग्री। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, बस स्पीड चेंज हो जाती है, यहाँ कम, यहाँ एयर में आते ही ज्यादा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को अब हम चेंज करते जा रहे हैं। पहले हमने बिल्कुल ऐसे सीधा भेजा, अब हमने उसको एक एंगल पे यहाँ पे भेज दिया। ये सपोज करते हैं हमारा एंगल कितना है, I1। क्या ज्यूम कर लिया हमने इसको, I1। अब ये किसी एंगल पर इंसिडेंट हुई है तो बाहर भी जाएगी तो किसी एंगल पर ही जाएगी, और कितने एंगल पर जा रही है ये, R1। और कैसे बेंड होगी, डेंसर टू रेयर जा रही है तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रे हमारी कौन सी हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, और कितने एंगल पर, R1 एंगल पर, ठीक है। यानी अभी भी इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, डेंसर टू रेयर जा रही है। हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज किया। हमने ये जो एंगल आप खुद देख पा रहे हो, ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा, उसको और दूर तक ले I2 जो है वो ग्रेटर देन है I1। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको अज्यूम कर लो I2 बढ़ा दिया, किसके कंपैरिजन में, 1। तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी पहले से क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पहले R1 बन रहा था, अब हमें कुछ ऐसा करना है I2 कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना बच्चों हमारी, ये इसी सरफेस पे आ जाए। यानी रिफ्रैक्टेड रे कितने का एंगल बना ले, 90 डिग्री का बना ले। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक ऐसे एंगल की वैल्यू जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आप I को बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो R की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। और एक ऐसी सिचुएशन जिसमें
एंगल आर कितना हो गया 90 डिग्री, और जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो 90 डिग्री हुआ है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोल देंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोल देंगे उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल। इस बात को ध्यान से समझो और फाइनल में एग्जाम तक इसको याद रखनी है। क्या बात कह रहा है, इसको ऐसे समझो जैसे हम किसी को बोलते हैं ना क्रिटिकल सिचुएशन में ये मीन्स या तो बच जाएगा या चला जाएगा, भगवान को प्यारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही है ये सिचुएशन जहां पर ये बिल्कुल सरफेस पे आ गया। अभी तक धीरे धीरे ये क्या होता कम, लेकिन एक ऐसा एंगल जिसपे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सरफेस पे आ गया, दैट मींस 90 डिग्री आ गया, उस टाइम जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। इस चीज को ध्यान रखना, बच्चे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन समझ जाते हैं कि वो क्रिटिकल है, नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल नहीं हुआ है। वो ये कह रहा है जिस पोजीशन पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हुआ, जिस एंगल पे, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। जितने एंगल पर, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो रही है तो किसी एंगल पर रे आई होगी तभी ये क्या हुई होगी रिफ्रैक्ट हुई होगी, या टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई होगी। वो कह रहे हैं जिस केस में r 90 डिग्री हो गया, जितने i एंगल पर r 90 डिग्री हो गया उस i को बोल दो क्रिटिकल एंगल। क्योंकि अगर आप इससे i और इंक्रीज करोगे, हम यही प्रोसेस कर रहे थे ना, हम i बार बार क्या करते जा रहे थे इंक्रीज, तो r भी क्या होता जा रहा था इंक्रीज, और r अब हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और जिस एंगल पर वो 90 डिग्री हुआ उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने क्या नाम दे दिया क्रिटिकल एंगल। और वो कह रहा है अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करते हो क्रिटिकल एंगल से, इसको मैथमेटिकल वैल्यू से भी समझ लो। सपोज करो आपने पहले भेजा 30 डिग्री पे, इसलिए कितना बनाया 60 डिग्री, अब आपने सेंड किया 60 डिग्री पर इंसिडेंट रे को, और इसने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया 90 डिग्री। तो वो कह रहा है अगर ये जो आपका 60 डिग्री है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही आपका क्या है क्रिटिकल एंगल, जिस पर r कितना हुआ है 90 डिग्री, और इससे अगर आप इसको और इंक्रीज करते हो, सपोज करो आपने 60 डिग्री से और इंक्रीज कर दिया, आपने इसको 75 डिग्री पर सेंड कर दिया, तो अब ये रे वापस दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, इसी मीडियम में बाउंस बैक करेगी, यानी कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कौन सा फिनोमेना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जितने एंगल पर गई है इतने ही एंगल पे वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, यानी मीडियम क्रॉस करके नहीं जाएगी, यानी कि कौन सा फिनोमेना हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसी बात पे हमने स्टार्ट किया था और ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी क्या, कि रे रिफ्रैक्ट होते होते क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट। इसके लिए दो कंडीशन, एक तो रे कैसे जानी चाहिए डेंसर टू रेयर, और दूसरा आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन करना है क्रिटिकल एंगल के। इस पोजीशन पे तो दोनों इक्वल हो गए, वो कह रहे हैं इससे और आगे इंक्रीज करोगे तब रिफ्लेक्शन होगा, यहां तक तो रिफ्रैक्शन हुआ है, इसके बाद क्या होगा रिफ्लेक्शन। कब होगा, फिर से जब जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो अब ये हमारा डायग्राम क्लियर हो गया है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं जो भी है यहाँ पर। तो क्या होता है TIR, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से नहीं जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में होगा, इज इंक्रीज बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल, और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल, यही बात कर रहे हैं जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, द लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड TIR। वो कह रहा है अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंसर मीडियम में बन रहा है इसको और इंक्रीज कर दो, किससे क्रिटिकल एंगल से, तो आपकी जो लाइट है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं TIR। अब क्रिटिकल एंगल है क्या मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब इसको रिटन फॉर्म में कैसे लर्न करना है आप वो देखो। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। वो कह रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री,
उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। जितने भी एंगल पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, वही हमारा क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। ये कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन द इंसिडेंट रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और सेकेंड है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब हमें फाइंड आउट करनी है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। कोई नया नहीं है हमारे लिए, मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। रे हमारी जा रही है वाटर टू एयर, है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे राइट करेंगे, W म्यू A, और यहाँ कैसे आएगा, म्यू A अपॉन W, किसके इक्वल होगा, रे यहाँ से यहाँ जा रही है, इसमें जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, यहाँ जो बनेगा बाहर की तरफ होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मींस साइन I अपॉन साइन R। अब यहाँ तो बच्चों आपका रिफ्लेक्शन हो गया, इसको नहीं देखना, इस केस में देखना है जहां तक फाइनली लास्ट आपके पास जो रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ तक आपके पास लास्ट आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिला, इसके बाद रे वापस अंदर आएगी, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पुट करेंगे। यहाँ हम I की जगह क्या पुट करेंगे, C, क्योंकि इस सिचुएशन में जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो हमारा क्या हो गया था, C हो गया था, ठीक है, और इस सिचुएशन में R हमारा क्या हो गया था, 90 डिग्री। तो R जब 90 डिग्री हो जाएगा उस टाइम जो I होगा वो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, यानी C पुट कर दिया, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो यानी वाटर म्यू एयर किसके इक्वल हो गया, साइन C। तो इसी तरीके से एयर म्यू वाटर किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन साइन C। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो DIR टॉपिक हमारा कंप्लीट, लेकिन एप्लीकेशंस करनी है, तो एक एप्लीकेशन अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या करना है। इसमें एप्लीकेशन को समझने के लिए हमें एक बार डायमंड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने डायमंड बना लिया है, लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन मान लेना, ओके, ऐसा ही होता होगा शायद। तो ये डायमंड जो है ये ब्रिलियंस करता है, चमकता है। क्यों चमकता है, ये किसकी एप्लीकेशन है, TIR की, यानी इसमें कौन सा फिनोमिना हो रहा है, TIR, जिसकी वजह से डायमंड हमें चमकता हुआ दिखता है। वो कह रहे हैं जो डायमंड होता है इसको इस तरीके से कट किया जाता है, इसकी शेप आप सुना होगा ना, कटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, तो इसको इस तरीके से कट किया जाता है कि लाइट अगर कहीं भी एंटर करे, कहीं से भी एंटर करे, तो जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, जितने एंगल पर वो इंसिडेंट कर रही है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा बच्चों, तो आपको पता है क्या होगा, रे अगर कोई अंदर गई है, एक ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां से रे अंदर चली जाए, और फिर बाकी जितने भी कट बनाए हुए हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि रे अंदर ही रह जाए, बाहर ना आ पाए, वो अंदर ही अंदर क्या होती रहेगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी। यानी कौन सा फिनोमिना होता रहेगा वहां पर, TIR फिनोमिना हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डायमंड हमें कैसा दिखाई देगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। तो किसी भी मान लो एंगल से रे इंसिडेंट हुई, अब वो किसी भी दूसरे कट पर जाकर इंसिडेंट हो रही है, तो उसका क्रिटिकल एंगल से एंगल ज्यादा ही है। ये जो 24 डिग्री है ना, ये क्रिटिकल एंगल है, मींस ये जो इंसिडेंट करेगी 24 डिग्री से थोड़े ज्यादा एंगल पर ही इंसिडेंट करेगी, जिसकी वजह से ये कहीं नहीं जा पाएगी, अंदर ही अंदर क्या होती रहेगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी। यानी डायमंड हमें कैसा दिखेगा, ऐसा चमकता हुआ दिखाई देगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस मोस्टली केसेस में आपको जो क्रिटिकल एंगल मिल जाता है वो 41 to 44 के बीच में मिल जाता है, लेकिन इस केस में आपका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है। डायमंड के केस में कितना होता है, 24 डिग्री होता है। यानी कि इसको कट पॉलिश करके आप अच्छे से इसको सुंदर सा चमकता हुआ बना सकते हो, बहुत कम एंगल होता है इसका। तो क्या है इसमें राइट किया हुआ, मैंने सारा एक्सप्लेन करके एक बार रीड कर लेता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको मिल गया तो आप क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूला से, ठीक है। द फेसेस ऑफ डायमंड आर कट इन सच ए वे दैट लाइट एंटरिंग द डायमंड
falls at any phase at an angle of incidence greater than the critical angle। वो कह रहा है इस तरीके से इसके फेसेस को कट किया जाता है कि जो लाइट इस पर फॉल कर रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो क्रिटिकल एंगल से, हेंस इट सफर्स रिपीटेड टीआईआर, तो इस वजह से इसमें टीआईआर होगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली डायमंड ब्रिलियंस, तो इसी वजह से हमें ये डायमंड चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना आपको। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।